हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.6 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समझा लिए थे, और आज के लेक्चर में मुझे एक्सरसाइज 5.6 के बेसिक जानकारी को आपको समझाना है। देन एक्सरसाइज 5.6 का बेसिक करने के बाद हम एग्जांपल्स पे आएंगे, और एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से इस एक्सरसाइज 5.6 से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से करना है और अपने नोट्स आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले, और एनसीईआरटी बुक में देखिए एक्सरसाइज 5.6 की जो बेसिक हेडिंग है, पहले हम उसके बारे में सीखेंगे। फलनों के बेसिक हेडिंग क्या है? फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, ये हमें सीखना है। अवकलज इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म या फॉर्म्स। ठीक है, देखिए ये जो हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसी पर सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 5.5 का बेस है यानी आधार है, वो इस हेडिंग पर टिका हुआ है। बात समझ गए आप? जो एक्सरसाइज 5.6 का जो बेसिक है, कंसेप्ट है, क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, वो इस हेडिंग के बेस पर होंगे, कि बेसिक हेडिंग ये है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। लिखा क्या मैंने? फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोल दूं, इस हेडिंग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं डियर स्टूडेंट कि y इक्वल टू 2x² प्लस x का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे? y x का फंक्शन है, आप x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे। ठीक है, आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट 2x, यानी x के सापेक्ष आप यहाँ पर अवकलन कर लोगे, तो यानी कितना आएगा? dy/dx। टू कांस्टेंट है, x² का 2x, x का 1, तो कितना हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू 2 2 4x प्लस में 1। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि डियर स्टूडेंट आपको y इक्वल टू 2x² प्लस x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या किया कि y फंक्शन किसका था? x का था, तो आपने x के सापेक्ष इसका अवकलन निकाल दिया है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि y इक्वल टू 2t² प्लस में 1 है, और बोल दो कि आपको इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो क्या आप इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन वो t का है। अगर यहाँ पर x का फंक्शन होता है तो हम क्या करते? x में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते, बट यहाँ पर t वेरिएबल में ही फंक्शन है, तो इसका मतलब आपको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे x के सापेक्ष बोल लूँ तो x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं होगा। अगर मैं y के सापेक्ष बोल लूँ तो y के सापेक्ष भी नहीं होगा। अगर मैं बोल लूँ आपसे कि आपको m के सापेक्ष करना, तो m के सापेक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो y है वो t का है। वेरिएबल t में एक फंक्शन है, अगर ये वेरिएबल t में एक फंक्शन है तो इट मीन्स डेट हमें इसका जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा वो हमें t के सापेक्ष ही करना होगा। यहाँ पर क्या था कि ये y फंक्शन था x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये y फंक्शन था x का, तो इसका मतलब हमें x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना होगा। ठीक है, अगर मान लिया देखिए, अगर मान लिया कि y इक्वल टू 2 sin थीटा है,
इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब y किसका फंक्शन है, y है थीटा का फंक्शन, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं बोथ साइड में। कंसेप्ट को पहले समझ लो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम y का जो अवकलन है मतलब y फंक्शन का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्योंकि ये फंक्शन थीटा का है, x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं होगा। अगर फंक्शन x का होता तो हम x के सापेक्ष करते हैं। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है कि जो अगर दो फंक्शन है, मान लिया, देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है, मान लिया कि g ऑफ t एक फंक्शन है x बराबर और y बराबर है f ऑफ t। तो अब देखिए ये x और y जो दोनों फंक्शन है आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो t है ये इन दोनों फंक्शन को इंटरकनेक्टेड बना रहा है, यानी आपस में जोड़ रहा है किसी न किसी वेरिएबल से। ठीक है, देखिए ये x क्या है, gt का फंक्शन है, y क्या है, ft का फंक्शन है। x और y का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर जो t क्या कर रहा है, इनको आपस में कनेक्टेड कर रहा है दो फंक्शन को, क्योंकि ये x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। यानी जो यहाँ पर ये t वेरिएबल आ रहा है ये कोई थर्ड पार्टी का वेरिएबल है, थर्ड पार्टी वेरिएबल है। ठीक है, और ये इसी को जोड़ रहा है, ये इन दोनों वेरिएबल, इन दोनों फंक्शन के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर रहा है। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं कि जो वेरिएबल t है ये इन दोनों फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। तो इसका मतलब जो t है, जो t वेरिएबल है, ये क्या है, पैरामीट्रिक है, पैरामीटर है। ठीक है, जो ये p क्या है, देयरफॉर वेयर जहां पर, डियर स्टूडेंट, जहां पर जो t है ये क्या है, एक प्रचाल है, प्रचल बोल सकते हैं, प्रचल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर है ये, पैरामीटर। ठीक है, बात समझ गई। ठीक है, प्रचाल है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ठीक है, समझ गए आप कि देखिए x क्या है, gt का यानी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, x और y का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट जो ये t फंक्शन है, ये t वेरिएबल इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर रहा है। अगर ये t वेरिएबल इन दोनों फंक्शन को आपस में कनेक्टेड कर रहा है, इट मीन्स डेट कि यहाँ पर जो t होगा वो क्या होगा, पैरामीटर होगा, यानी प्रचल होगा, प्रचल, प्राचल होगा, प्राचल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो बात समझ गए आप, यानी कोई दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल से आपस में कनेक्टेड हो। बात को पहले ध्यान से सुनना कि कोई दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल से आपस में कनेक्टेड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो वो थर्ड वेरिएबल होगा वो होगा प्रचल, यानी पैरामीटर, पैरामीटर। तो डियर स्टूडेंट, x क्या है, gt का फंक्शन है, y क्या है, ft का फंक्शन है। अब आपको समझना क्या है कि यदि दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल से आपस में इंटरकनेक्टेड है तो जो वो थर्ड वेरिएबल होता है वो प्राचल कहलाता है, अर्थात पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर। तो यहाँ पर t क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि x और y जो फंक्शन है इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो t फंक्शन है इन दोनों में एक रिलेशन बना रहा है। देखिए x क्या है, t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, इट मीन्स डेट इस t के साथ ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। इट मीन्स डेट कि यह क्या होगा, यह जो t होगा वो एक प्राचल होगा, अर्थात पैरामीटर होगा, पैरामीटर। ठीक है, तो आप बात समझ गए। तो अब देखिए इसको जनरली हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगी। देखिए अब मैं वो बातें आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपने समझ लिया होगा। अब इसको हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चंस इसके बेस पर कैसे सॉल्व होंगे, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होंगे वो समझिए आप पहले ध्यान से। तो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल से आपस में कनेक्टेड है तो जो वो थर्ड वेरिएबल होता है वो क्या कहलाता है, पैरामीटर, यानी प्राचल। ठीक है, चलो अब देखिए, अब सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू मैंने मान लिया कि x इक्वल टू जी एफ ऑफ टी, मान लो पहले f ऑफ टी, जो x है वो t का फंक्शन है
और जो y है वो मान लिया वो भी t का फंक्शन है। पहले बात को ध्यान सुनना कि x मान लिया मैंने t का फंक्शन है, y क्या है t का फंक्शन है, x और y का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये t वेरिएबल इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर रहा है, इसलिए जो ये थर्ड वेरिएबल t है ये एक प्राचल है यानी पैरामीटर है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली है। इसके बाद देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। इस रूप में आपके पास क्या आएंगी, इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, इस रूप में क्योंकि x इक्वल टू a cos थीटा होगा, x इक्वल टू 2t स्क्वायर होगा, y इक्वल टू 2t क्यूब होगा, x इक्वल टू 2 sin थीटा होगा, y इक्वल टू 2 cos थीटा होगा। यानी इस तरह के जो इक्वेशंस है वो आपके सामने आएंगी और इन्हीं इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, प्राचालिक समीकरण बोलते हैं, पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारे पास दो पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस होगी और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। यानी हमें यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पहले समझ लेना है। ठीक है, देखिए मान लिया ये एक इक्वेशन है t में और ये एक सेकंड इक्वेशन है t में, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx को निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं आपको पूरे फॉर्मेट में समझाऊंगा जो मुझे क्वेश्चन में यूज करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण एक से। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू एफ टी है। अब देखिए x जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा, x यहाँ पर t का फंक्शन है तो आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर x यहाँ पे थीटा का फंक्शन होता, यहाँ पे होता f थीटा, तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करती। अगर x यहाँ पर u का फंक्शन होता तो आप u के सापेक्ष अवकलन करती। यानी x यानी फंक्शन जिसका होगा उसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो x यहाँ पर t का फंक्शन है, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर क्या लिखते हैं हिंदी में, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए दोनों साइड में dx अपॉन dt, अब t के सापेक्ष अवकलन हो रहा तो अपॉन में d के साथ में t आएगा। ठीक है, तो d अपॉन dt ft। अब देखिए यहाँ पर dx अपॉन dt आपको सेम रखना है, ft का अवकलन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू t, f डैश t हो जाएगा। इसको मान लेना है आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सेकंड आपने मान की तो इसको आपको थर्ड मान के चलना है। इसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को उठाना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को उठाना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जी ऑफ टी है। अब देखिए y भी क्या है, t का फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले मैं डेरिवेटिव्स का सिंबल लगाता हूँ, d अपॉन में dt, क्योंकि मुझे t के सापेक्ष करना है तो अपॉन में d के साथ में t आएगा, और d अपॉन dt g ऑफ t। अब देखिए dy अपॉन dt एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए gt का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, gt का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, g डैश t हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है हम क्या करते थे, f डैश x का डेरिवेटिव निकालते थे, f डैश x, उसी प्रकार gt का t के रेस्पेक्ट में g डैश t हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लो आप फोर्थ। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन में मुझे यूज करना है वैसे फॉर्मेट में एकदम सीक्वेंस में सारी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा टारगेट होता है वो dy/dx फाइंड आउट करना होता है। अब dy/dx हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ आपको लिखना है इक्वेशन फोर्थ डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 4 को डिवाइड करना है आपको समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 की जो लेफ्ट साइड है और इक्वेशन नंबर 3 की जो लेफ्ट साइड है, तो पहले dy/dt ऊपर आएगा, dy/dt, उसके बाद इसको डिवाइड करना है dx/dt से, तो dx/dt नीचे आएगा। राइट साइड को राइट से, राइट में क्या है g' है और इक्वेशन नंबर 3 के राइट में क्या है f' है, f' है। अब देखिए dt dt है तो dt से dt कट हो जाएगा, दोनों का हर सेम है तो हर यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा dy/dx और इक्वल टू g' और f', और यही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपका जो टारगेट था वो क्या था कि dy/dx फाइंड आउट करना, तो dy/dx आपने फाइंड आउट कर लिया है g'/f'। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे दो इक्वेशन होगी, प्राचलिक समीकरण आपके सामने आएंगी, पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस आएंगी, वहां से आपसे पूछ लेगा कि dy/dx ज्ञात करो। तो dy/dx को ज्ञात करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा बिल्कुल। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर ले। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए दो इक्वेशन हमारे सामने आएंगी, एक हो सकता है कि वहाँ पे थीटा में आ जाए, टी में आ जाए, यू में आ जाए, वी में आ जाए, किसी में भी इक्वेशन हो। ये इक्वेशन अगर x फंक्शन t में तो t के सापेक्ष कर लो, अगर x फंक्शन थीटा में होता तो मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करता। ठीक है, तो सेम देखिए जिसका फंक्शन होगा उसी में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ऐसे दो इक्वेशन आएंगी, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। इक्वेशन फर्स्ट का आपको अवकलन करना है, जिसका फंक्शन होगा उसके सापेक्ष, फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 मानना है, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को लेना है। अब इक्वेशन सेकंड में जिसका फंक्शन होगा उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, इक्वेशन 4 बनाना है, फिर इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करते हैं, और फिर देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो dt से dt कट हो जाएगा, dy/dx बच जाएगा, यहाँ g' में f' बच जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा, और यही हमारे सभी क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, प्राचलिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनमें अगर x और y किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, किसी और वेरिएबल में एक फलन है, तो उनका डेरिवेटिव वहां से dy/dx हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस अभी समझाया है इसी के आधार पर हम निकालेंगे। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा करने का, क्वेश्चन से बिल्कुल सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 30 है ये। ठीक है, नई बुक में क्या है एग्जाम्पल नंबर 30 है और पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 34 है। ठीक है, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 34 आएगा, और जिनके पास नई बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 30 है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक में देख ले। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ मैं कि यदि x इक्वल टू a cos थीटा, फिर y इक्वल टू a sin थीटा, तो dy/dx ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि dy/dx ज्ञात करो, तो आपको dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, पहले
क्वेश्चन में क्या दिया है कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे समझिए पहले ध्यान से। करने का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद x इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन, पहले गिवन यानी दिया है, हिंदी में क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखे आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। सेकंड क्या दिया है, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखिए पहले यहाँ पर जो फंक्शन है इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। पहले देखिए ये जो x फंक्शन है, जो x वेरिएबल है, ये थीटा का फंक्शन है, ए कॉस थीटा। ये तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यानी थीटा का फंक्शन है। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन का हमें अवकलन थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में देखिए y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है, यानी x y का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट थीटा इनको आपस में कनेक्टेड कर रहा है। यानी थीटा एक ऐसा प्राचल है, पैरामीटर है, जो इन दोनों फंक्शंस को आपस में कनेक्टेड रख रहा है। ठीक है, कनेक्ट करके रख रहा है, क्योंकि x थीटा का ही फंक्शन है, y भी थीटा का ही फंक्शन है, यानी थीटा फंक्शन दोनों में कॉमन फंक्शन हो गया भाई, x भी थीटा y भी थीटा, यानी थीटा ही एक ऐसा वेरिएबल है जो इन दोनों फंक्शन को आपस में कनेक्टेड करके रख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है यहाँ पे थीटा क्या होगा, प्राचल होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, इनको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x है ये थीटा का फंक्शन है और y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब जो x है वो थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d अपॉन डी थीटा, अब अपॉन में d के साथ में थीटा आएगा, d अपॉन डी थीटा x का डेरिवेटिव, फिर d अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। ठीक है, देखिए थीटा का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। दोनों जो राशियाँ वो अलग अलग है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप। तो d अपॉन डी थीटा, हमें कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ऐसे तो dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो थीटा के सापेक्ष इस एंगल का दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सापेक्ष थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर y होता तो फिर हम y का दोबारा करते थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन डी थीटा, इस माइनस को बाहर करो तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। सारे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 माना था, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2 से। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, y इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y भी थीटा का फंक्शन है, तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, बोथ साइड्स। अब देखिए d अपॉन डी थीटा y का करेंगे आप, फिर a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करूँ डायरेक्ट,
तो डी अपॉन में डी थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव। देखिए y का थीटा के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा। एक कांस्टेंट है ये सेम रहेगा। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सभी आप याद कर ले। इसके बाद इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद वाला स्टेप मैंने अभी क्या समझाया था बेसिक में, कि हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 4 को डिवाइड करना होता है इक्वेशन नंबर 3 से। हिंदी में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, समीकरण 4 को डिवाइड करना है आपको समीकरण 3 से। अब जो डिवाइड करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट साइड देखो पहले। देखिए इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड लिख दी मैंने। अब इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड क्या है, dx अपॉन डी थीटा है, ठीक है। अब राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करना है। इक्वेशन 4 की राइट साइड क्या है, a cos थीटा, और इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड क्या है, माइनस में a sin थीटा। अब देखिए दिस इंप्लाइड एट डी थीटा से डी थीटा कट हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है, हर से हर कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में डी वाई अपॉन में डी एक्स। और यहाँ पर देखिए ए दोनों में सेम है, ए से ए कट जाएगा। और कॉस अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कॉट थीटा। ये आपका आंसर है, आप चेक कर ले पहले, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सीक्वेंस में करना है, ठीक है। आपने देखिए सारा काम यहाँ पर सिस्टमेटिक हिसाब से हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कोई भी कह नहीं सकता कि ये काम बिल्कुल भी डिसिप्लिन वाला नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। देखिए एक एक स्टेप आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है, और आंसर को मैच कर ले आप और इसको नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 31 को देखिए। नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 31 है और पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 35 है। देखिए एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल नंबर 31 है, नई बुक में 31 है और पुरानी बुक में 35 है। चलो अब देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार लिख लेते। देखिए कि यदि x बराबर ए टी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू 2at है तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। डी वाई तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से परिभाषित है कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2at है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, स्टेप मैंने आपको समझा लिए है। अब आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, आप लिखे यहाँ पर गिवन, हिंदी में दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में y इक्वल टू 2at, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, x t का फंक्शन है, तो इसका मतलब t के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, देखिए x का t के रिस्पेक्ट में
dx अपॉन dt हो जाएगा, एक कांस्टेंट है इसको बाहर कर ले आप, d अपॉन dt टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसके बाद देखिए dx अपॉन dt एज इट इज है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, और t का दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि t का t के सापेक्ष 1 ही हो जाएगा। तो इसको सही लिख ले आप, dx अपॉन dt इक्वल टू 2at, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हिंदी में क्या लिखते हो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y इक्वल टू 280 है, तो इसको लिख ले पहले आप, y इक्वल टू 280, y क्या है, t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dy अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो आप, और d अपॉन dt किसका, t का करना पड़ेगा आपको, t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dt एज इट इज है 2a, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, कितना बचेगा, dy अपॉन dt इक्वल टू 2a का 1 से मल्टीप्लाई 2a, और इसको मान लो इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाला स्टेप क्या रहता है, इक्वेशन 4 को डिवाइड करना होगा आपको इक्वेशन नंबर 3 से। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 4 भागा समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट साइड को आपको लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है इक्वेशन 3 से, और राइट साइड को राइट से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt, और इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट साइड क्या है, dx अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन पहले 4 की राइट साइड क्या है, 2a है, और इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड क्या है, 280 है, तो यहाँ पर 280 आप रख लें, ठीक है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो dt से dt कट हो जाएगा, 2a से 2a कट हो जाएगा, 1 टाइम कट होगा, ठीक है। क्या बचेगा, देयरफॉर इधर बचेगा dy अपॉन dx, और इधर देखिए 1 और t, 1 अपॉन में t, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में t आएगा। इस आंसर को आप चेक कर ले और इसको नोट कर ले, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक लेवल से, ठीक है। एक एक स्टेप एकदम सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिख कर आना है, तभी आपके 100 में से 100 मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 31 आपने देख लिया है, एग्जाम्पल नंबर 32 को देखिए, पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 36 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 32 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नई बुक में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 32 है। ये एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि x इक्वल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है, और y दिया हुआ है a 1 माइनस में cos थीटा, और पूछता क्या है कि dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, dy अपॉन dx क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है आपको, dy अपॉन dx क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा वो, ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा वो बता रहा हूं पहले मैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन यानी दिया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया है। देखिए क्या दिया है आपको, x इक्वल टू, x किसके इक्वल है, a ब्रैकेट में थीटा प्लस में साइन थीटा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर y इक्वल टू क्या दिया है, a 1 माइनस में cos थीटा,
इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है, टारगेट क्या है, टारगेट फिक्स होना चाहिए, dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। ये इसका सीक्वेंस है लिखने का। इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। क्या लिखना है हिंदी वालों को, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू ए, ब्रैकेट में थीटा प्लस में साइन थीटा, ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करना, देखिए x क्या है, वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। x क्या है, वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब थीटा के सापेक्ष आपको बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में समय है तो लिख लेना, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा तक इसको छोड़ सकते हैं, बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x का थीटा के सापेक्ष dx/d थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप, और d/d थीटा, इस ब्रैकेट का आपको करना है थीटा प्लस में साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखिए dx/d थीटा एज इट इज है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष क्या होगा 1, और फिर साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष, दोनों का करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। हिंदी में क्या लिखना है यहाँ पर, समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू ए, ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है, y इक्वल टू ए, ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y है थीटा का फंक्शन, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में dy/d थीटा हो जाएगा। ठीक है, a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप डायरेक्ट, तो d/d थीटा, इस ब्रैकेट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब देखिए dy/d थीटा एज इट इज है, a कांस्टेंट है, 1 का थीटा के सापेक्ष 0 हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, माइनस सेम रहेगा, कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 को तो आप हटा दो, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस यानी साइन थीटा। तो इसको सही से लिख ले, dy/d थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें आप। इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि इक्वेशन 4 को आप डिवाइड करते हो इक्वेशन 3 से, यानी समीकरण 4 को आपको भाग करना है समीकरण 3 से। भाग करने का तरीका मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करना है। इक्वेशन 4 लिखा है पहले, तो इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड लिखो पहले, यहाँ पर देखिए dy/d थीटा। फिर इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड क्या है, dx/d थीटा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे लिख ले d थीटा। अब देखिए इक्वेशन 4 की राइट साइड क्या है, a साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड क्या है, a ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो d थीटा से d थीटा कट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए a से a कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको ऊपर देखिए आप, यहाँ से देखिए आप इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए d थीटा से d थीटा कट हो गया, ऊपर क्या बचेगा, dy
अपॉन में dx, और राइट में देखिए साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस में कॉस थीटा। ए से एक कट हो गया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए, तो देखिए आपका आंसर यहीं पर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आपको और सिंप्लीफाई करना है तो देखिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है। अगर मैं एंगल का हाफ कर दूं, अगर मैं यहाँ लिख लूँ साइन थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल का हाफ होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। और देखिए अपॉन में कॉस थीटा का आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि जिससे कि ये 1 कट जाए। तो देखिए पहले यहाँ पर लिखो, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 एज इट इज है। अब आपने पढ़ा होगा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1 होगा। अब देखिए -1 प्लस 1 ये कट जाएगा, इसीलिए तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना था जिससे कि ये 1 कट जाए प्लस का। तो dx अपॉन dy अपॉन dx चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना बच जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से इसकी पावर कट जाएगी नीचे वाले की, तो इससे कटेगी इसकी पावर। तो क्या बचेगा, देखिए dy अपॉन dx किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, और अपॉन में 1 कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा। 2 से 1 कट गया तो 1 बच जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx के इक्वल क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बाई 2। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लिया। एग्जाम में चाहो तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला आपको यूज करना था यहाँ पर कि जिससे कि ये 1 कट जाए। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, तो 1 से 1 कट गया, और कॉस थीटा बाई 2 से इसकी पावर कट गई, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई 2 का। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर ले पहले आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा।